नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पंचायती राज के अंतर्गत बात करेंगे पंचायतों की संरचना के बारे में और बात करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। प्यारे साथियों, भारत में पंचायती राज का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसके संदर्भ में हमने 2 से 3 वीडियो अभी तक देख चुके हैं। 2 से 3 चीज़ें देख चुके हैं, जिसमें हमने ग्राम सभा के गठन की बात की, किस तरीके से किस आर्टिकल के तहत ग्राम सभा का गठन होता है, और बाद में चर्चा की यहाँ पर कि 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय पंचायत कहाँ पर है। साथ ही पहला जो वीडियो था उसमें हमने पृष्ठभूमि को देखा था कि कैसे पंचायतों का विकास होना शुरू हुआ, कैसे यहाँ पर जो अधिनियम है, एक्ट है 1992 में जो अधिनियम आया पंचायती राज से संबंधित, वह कैसे पारित हुआ, उन सभी चीज़ों के बारे में देखा। आज हम बात करेंगे पंचायतों की संरचना के बारे में, साथ में बात करेंगे कि प्रश्न कैसे बनने हैं। ठीक है, तो जब बात आती है पंचायतों की संरचना के बारे में, तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायतों की जो संरचना है, इसके बारे में उपबंध करने की जो शक्ति है वह होती है राज्य विधानमंडल के पास। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर उपबंध क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि राज्य विधानमंडल के पास ये शक्ति है कि पंचायतों की संरचना कैसी होना चाहिए, इसका अधिकार किसके पास है? राज्य विधानमंडल का। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर डरना नहीं चाहिए, जैसे कि उपबंध। उपबंध का सीधा सा मतलब यह है कि पंचायतों की संरचना कैसी होगी, इसका उपबंध करने की शक्ति किसके पास है? राज्य विधानमंडल की। यानी पंचायतें ऐसी होगी, इस बारे में राज्य विधानमंडल यहाँ पर इसकी संरचना निर्धारित कर सकता है। इसके संदर्भ में कार्य करने का अधिकार किसके है? राज्य विधानमंडल के पास होता है। समझ गए आप? इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 243C। देखिए, आर्टिकल 243A हमने देख लिया है और 243B हमने देख लिया है। अब अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो कमेंट करके ईमानदारी से, बिना आपके रजिस्टर में देखे, कमेंट करके बताना है कि आर्टिकल 243A में हमने क्या पढ़ा और 243B में हमने क्या देखा। पटवारी बनना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, बस आप रेगुलरिटी रखिए, रिवाइज करते रहिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। आज मैं आपसे एक प्रश्न की और चर्चा करूंगा कि सिलेक्शन आपका होगा कैसे, है ना, उसके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे, चिंता नहीं करना है। लेकिन बस इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं ईमानदारी से। अगर आप रजिस्टर को खोलकर फिर देंगे तो वह तो बात अलग हो जाती है। अभी ये आपको बताना है कि आर्टिकल 243A में क्या था और B में क्या है। प्यारे साथियों, आर्टिकल 243C कहता है कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होगा वह चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से। कहने का मतलब यह है कि ग्राम पंचायत के हमारे जो सरपंच साहब है, इन सरपंच साहब का चुनाव, यानी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? डायरेक्ट रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। डायरेक्ट का मतलब होता है कि जनता जब डायरेक्ट इलेक्शन में भाग ले, डायरेक्ट मत दे, डायरेक्ट वोट दे, तो उसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष निर्वाचन। और जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया है, वही प्रतिनिधि जब किसी दूसरे को चुनते हैं तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्यारे साथियों, हमारे ग्राम पंचायत में यह व्यवस्था है कि यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं, यानी सीधी बात अगर मैं करूँ, सरपंच जो है, सरपंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। और अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो आप सभी ने इसमें मत देकर जो आपके मताधिकार का प्रयोग किया है, तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है कि जब हम स्वयं वोट देकर किसी को चुनते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सरपंच को किसी दूसरे ने चुना, आपने ही चुना होगा, आपके द्वारा ही वोटिंग की गई होगी, उसी में से जितने भी प्रतिनिधि थे उन्हीं में से किसी के यहाँ पर चुनाव में जीत हुई होगी। इसका मतलब जब हम सीधे रूप से चुनते हैं, डायरेक्ट चुनते हैं, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, इंग्लिश में जैसे कहते हैं डायरेक्ट का मतलब सीधा, तो इसका मतलब इसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष चुनाव। तो आर्टिकल 243C ने कहा कि जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष है या सरपंच का जो चुनाव होता है वह होता है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से। फिर बात ये आती है कि जो मध्य स्तर की पंचायत है, जिसे हम कहते हैं क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति या जनपद पंचायत, कुछ भी आप कह सकते हैं, यानी जो ब्लॉक स्तर की पंचायत है, इस ब्लॉक स्तर की पंचायत
और जो जिला स्तर की पंचायत है जिसे हम सामान्य रूप से कहते हैं जिला पंचायत। तो प्यारे साथियों, मध्य स्तर की पंचायत यानी जनपद पंचायत, जिला स्तर की पंचायत यानी जिला पंचायत, इनके अध्यक्ष का जो चुनाव होगा इन पंचायतों के जो सदस्य होंगे इनके द्वारा इनके अध्यक्षों का चुनाव होगा। यानी सीधी सी बात यह है कि जिला पंचायत के सदस्यों को भी लोगों ने चुना, उसके बाद जनपद पंचायत यानी ब्लॉक स्तर की पंचायत जो है उसको भी सीधे रूप से लोगों ने चुना। यानी कहने का मतलब यह है कि ये बहुत सारे लोग थे, इन्होंने किसी एक प्रतिनिधि को चुना जनपद पंचायत के, इन्होंने किसी एक प्रतिनिधि को चुना जिला पंचायत के लिए। अब ये प्रतिनिधि क्या करेंगे, ये प्रतिनिधि यहाँ पर जनपद पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और ये प्रतिनिधि जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो अभी हमने क्या कहा था कि जब जनता प्रत्यक्ष रूप से किसी को चुनती है तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी जनता ने इन्हें चुना तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन यहां पर अध्यक्ष आ रहे हैं जिन्हें सदस्य चुन रहे हैं, तो ये जब चुन रहे हैं यानी जनता ने जिन लोगों को चुना वह लोग अगर किसी दूसरे को चुनते हैं तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर जनता डायरेक्ट इन्हें नहीं चुन रही बल्कि जनता के प्रतिनिधि इन्हें चुन रहे हैं। तो सीधी सी बात अगर मैं कहूं कि मध्य स्तर की पंचायत या ब्लॉक स्तर की जो पंचायत होती है इनके अध्यक्ष और जिला स्तर की पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कहने का मतलब ये समझिए, आप जनपद पंचायत के सदस्य को चुनेंगे और जनपद पंचायत के जो सदस्य रहेंगे वह इन्हीं में से किसी एक अध्यक्ष को चुनेंगे। क्योंकि अध्यक्ष को आपने तो चुना नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि मध्य स्तर या जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, जो ग्राम पंचायत है इस ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्यपालिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इतने डिटेल में आपको ये चीजें बता रहा हूं कि शायद अगर आप कोई पेड कोर्स भी लेते तो उसमें ये चीजें नहीं मिलती, लेकिन मेरा कर्तव्य है आपको बतलाना। इतने महीन यानी इतने छोटे से छोटे पॉइंट पर चर्चा शायद ही कोई करेगा कि ग्राम पंचायत जो होती है ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हैं और मैं उस स्तर से पढ़ाना चाहता हूं जिसमें जीरो लेवल से रहे। यानी मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको छोटी से छोटी बात भी नहीं पता है और तभी पढ़ने का मजा आता है। हमें इस लेवल से पढ़ना है कि एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, इस लेवल की तैयारी कर लेनी है कि तू दे क्वेश्चन, मैं तैयार हूं इस एग्जाम के लिए। इस लेवल से अगर आपकी पढ़ाई है तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप सफल हो जाएंगे। दो शब्द होते हैं, विधायिका और एक होता है कार्यपालिका। समझिए, हम बहुत अच्छे से समझेंगे इन दोनों शब्दों को। आप चूंकि आपने पॉलिटी अगर पढ़ी होगी तो पॉलिटी में इन दो शब्दों को बहुत अच्छे से सुना होगा। पहला शब्द है विधायिका और दूसरा है कार्यपालिका। विधायिका का मतलब यह होता है कि विधायिका में जो लोग होते हैं, है ना, यह विधायिका के जो सदस्य होते हैं इनके द्वारा कानून बनाने का कार्य किया जाता है। एक शब्द होता है विधान। विधान का मतलब ही होता है कानून, तो ये विधान शब्द से मिलकर बनी होती है विधायिका। विधायिका का मतलब यह है कि वह सदन या वह यहां पर मंडल जिसके द्वारा यहां पर विधान बनाने का कार्य किया जाता है, कानून बनाने का कार्य किया जाता है, उसके कहते हैं हम विधायिका। यानी जो कानून बनाए या जो विधान बनाए उसे कहेंगे हम विधायिका। तो बात यह आती है कि सर कार्यपालिका क्या होगी। कार्यपालिका का सीधा सा मतलब यह होता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए विधान या कानून या कार्य को लागू करने का कार्य किसके द्वारा होता है? कार्यपालिका के द्वारा। यानी अगर स्पष्ट रूप से मैं कहूं तो जो कार्य होते हैं, जिन कार्यों को प्रवर्तनीय किया जाता है, जिन कार्यों को लागू किया जाता है, जिन कार्यों को कराया जाता है, उन कार्यों को हम कहते हैं कि ये कार्यपालिका द्वारा किया गया है। तो प्यारे साथियों, दो शब्द आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का कार्य होता है कार्य करना या काम करना, जो कि इसके नाम से भी स्पष्ट होता है।
तो ग्राम पंचायत के बारे में हमारा संविधान क्या कह रहा है कि जो ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है। अब आप कहेंगे कि सर ग्राम सभा क्यों नहीं होती कार्यपालिका? तो इसका मैं बहुत अच्छे से आपको उदाहरण देता हूं। हमने जब ग्राम सभा को पढ़ा तो ग्राम सभा में मैंने कहा था कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जो मतदाता सूची में पंजीकृत लोग हैं, वह ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यानी जैसे मैं आपके ग्राम की बात करूं, आपका जो ग्राम है या जो आपका गांव है, उस गांव में जो मतदाता सूची है उसमें आप भी पंजीकृत है, यानी आपने भी इस बार वोट दिया है। सीधी सी बात, जो वोट देते हैं उसे हम कहते हैं यहां पर पंजीकृत सदस्य, तो वह ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। यानी स्पष्ट रूप से आप जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, आपके पास अगर वोटर आईडी है तो आप सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। तो अभी हमने देखा कि कार्यपालिका का काम होता है कार्य करना या काम करना। तो मुझे एक बात बताइए, क्या गांव के जो भी काम होते हैं वे आप करते हैं? क्या सड़क का निर्माण आप करवाते हैं? क्या किसी सार्वजनिक भवन का निर्माण आप कराते हैं? क्या किसी सिंचाई के लिए कार्य आप करवाते हैं? आप कहेंगे सर नहीं, जबकि आप तो ग्राम सभा के सदस्य हैं। जब सड़क का निर्माण नहीं करवा रहे, सार्वजनिक भवन का निर्माण नहीं करा रहे, सिंचाई का कार्य नहीं करा रहे, कोई भी कार्य आप नहीं करा रहे, तो इसका मतलब आप भले ही ग्राम सभा के सदस्य हैं लेकिन आपके पास कार्यपालिका वाली शक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सड़क और भवन का निर्माण, ये सभी चीजें हमें समझ में आती है कि यार हमारे सरपंच साहब से हम कहते हैं कि सरपंच साहब हमारा ये कार्य करवा दीजिए, तो सरपंच वे काम करवाता है। इसका मतलब क्या है कि सरपंच अगर कार्य करा रहा है तो सरपंच कौन है? अभी हमने क्या देखा कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, इस ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन है? सरपंच होता है। इसका मतलब सीधी सी बात क्या है कि ग्राम सभा जो थी, इस ग्राम सभा की कार्यपालिका कौन है? ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है ग्राम पंचायत। इतना सरल ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे फैक्ट पूछ लिया एग्जाम में, तो फैक्ट तो आप सही कर देंगे। अगर गलती से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गए, जैसे कभी कभी क्या होता है एमपीपीएससी यूपीएससी में इस तरीके के प्रश्न आते हैं जो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, तो प्यारे साथियों आप कंसेप्ट वाले प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हमारा उद्देश्य किसी भी सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगर बारीक से बारीक चीज भी पूछ ली जाए तो हमसे वह प्रश्न बनना चाहिए, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यानी आपको ध्यान रखना है कि ग्राम सभा की कार्यपालिका ग्राम पंचायत होती है। क्यों होती है वह हमने समझा। फिर इसके बाद एक बात और आती है, जो ग्राम पंचायत होती है, इस ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मध्य जो पंचायत होती है उस मध्य पंचायत के सदस्य होते हैं। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि जो सरपंच होते हैं, सरपंच जनपद पंचायत के सदस्य चुने अपने आप ही यहां पर होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल हमारा संविधान कहता है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मध्य पंचायत के सदस्य होते हैं। और मध्य पंचायत कौन सी होती है? क्षेत्र पंचायत। इस क्षेत्र पंचायत के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। अब बात यह आती है कि सर अगर किसी राज्य में मध्य पंचायत नहीं है तो फिर वहां पर क्या होगा? अगर मध्य पंचायत नहीं है, मध्य स्तर की पंचायत नहीं है, जब भी मैं मध्य स्तर की पंचायत कहूं तो आपको पिछले वीडियो से समझ जाना है कि इसका मतलब होता है क्षेत्र पंचायत या जनपद पंचायत। अगर जनपद पंचायत कहीं पर नहीं है तो फिर वहां पर क्या होगा? अगर जनपद पंचायत नहीं है तो फिर जिला पंचायत के वह सदस्य होंगे। इसके साथ ही जो सांसद है, जिस क्षेत्र से संबंधित सांसद है और विधायक है, उसी क्षेत्र के वह उस मध्य स्तर की जो पंचायत होगी यानी क्षेत्र पंचायत या जनपद पंचायत के सदस्य माने जाते हैं। तो दो बातें आपको ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मध्य स्तर की पंचायत यानी जनपद या क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, साथ ही उस क्षेत्र के सांसद व विधायक भी उसी जनपद या कह सकते हैं हम क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। इसके साथ ही प्यारे साथियों अगर हम बात करें, जो अध्यक्ष होता है यानी पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसे सांसद और विधायक इनको अधिवेशन में मत देने का अधिकार भी होता है। अब ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी कि सर इसका मतलब क्या है। कहने का मतलब यह है कि वोटिंग जो होती है, जो मत देने का अधिकार होता है, उस मत देने का अधिकार अगर आप समझे कि केवल उस पंचायत के सदस्यों को होता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं, तो ऐसा नहीं है।
इसका एक अधिकार अध्यक्ष को भी होता है, साथ ही उस सांसद को भी होता है जो उस क्षेत्र से संबंधित है, और विधायक को भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई निर्णय हो रहा है ना, अब इस निर्णय पर सहमति देना है, तो क्या आपसे सहमति मांगी जाएगी? आप कहेंगे सर हम तो वहां के सदस्य हैं नहीं, तो फिर हमसे तो सहमति नहीं मांगी जाएगी, हमने तो हमारे प्रतिनिधि को चुनकर वहां पर भेज दिया, वह सहमति दे देगा। तो बात यह आती है कि और इसमें कौन कौन सहमति दे सकता है और किस किस का मताधिकार माना जा सकता है? तो एक तो उस पंचायत के अध्यक्ष का, दूसरा उस क्षेत्र से संबंधित सांसद का, और तीसरा उस क्षेत्र के विधायक का। तो प्यारे साथियों, अगर मैं पूरी बात को एक बार आपको समझाना चाहूं पंचायतों की संरचना के बारे में, तो पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध करने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास होती है। अनुच्छेद 243C के अनुसार ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, जबकि मध्य स्तर की पंचायत और जिला पंचायत या जिला स्तर की पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव उन पंचायतों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इतना सिंपल प्रश्न आता है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो ध्यान रखना, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वह निम्न में से किस पंचायत का सदस्य होता है? तो ध्यान रखना, मध्य पंचायत या मध्य स्तर की पंचायत, मध्य पंचायत या मध्य स्तर की पंचायत और जिला स्तर की पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखना अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्यारे साथियों, यहां पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा। अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो मैंने आपसे एक बात और कही थी इसके स्टार्टिंग में ही, वे बात और हम स्पष्ट किए देते हैं। बात क्या थी हमारी कि कई विद्यार्थी मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, बड़ा सही प्रश्न मुझे लगा कि सर अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब सही में लेना है तो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए केवल एक बात बता दीजिए जो मुझे सही भी लगे और जिससे मेरा सिलेक्शन भी हो जाए। मैंने इस बारे में सोचा और मुझे लगा कि यार ये बात मुझे सभी को बतलानी चाहिए, और अगर सभी वास्तव में इस बात को समझ गए तो हर वह व्यक्ति जो सही से पढ़ता है उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। वह बात क्या थी? बात यह है कि मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। आप और आपके जितने भी दोस्त हैं, उन दोस्तों के जितने भी दोस्त हैं, आपको केवल एक काम करना है, भले ही आप इसमें 1 घंटा 2 घंटा लगे, एक बार बैठकर सोचिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बातें समझ में आएगी। आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप भी कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, आप भी कंपटीशन में लगे हुए हैं। आपके जो दोस्त हैं वे भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वे भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, और आपके दोस्त के जो दोस्त हैं वे भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं, आपके कोई 10 फ्रेंड हैं, है ना, आपके 10 दोस्त हैं, तो इन 10 दोस्तों के 10-10 दोस्त भी अगर हम मिला ले तो टोटल 100 दोस्त तो होंगे, जिन्हें आप भले ही नहीं जानते, आपके दोस्त जानते हैं और आप आपके दोस्तों को जानते हैं, तो इतना ही काफी है। आपको केवल क्या करना है, आपको इतना सा ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप तो आपके दोस्तों को बहुत अच्छे से जानते होंगे। हो सकता है वे घर वालों से झूठ बोल दे कि हाँ मैं तो पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, जो भी बात होगी। हो सकता है अपने रिलेटिव्स से झूठ बोल दे, लेकिन वह आपसे कोई बात नहीं छुपाएंगे, और छुपा भी लेते हैं तो आपको तो पता रहेगा कि यार ये तैयारी कर रहा है या नहीं, ये सही से पढ़ रहा है या नहीं। आपको क्या करना है, आपको केवल इतना काम करना है कि पहले आपके दोस्तों को ऑब्जर्व करना है कि इन 10 लोगों में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में तैयारी का मतलब क्या, पहले ये समझिए। वास्तव में तैयारी का मतलब ये कि ये किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहली कंडीशन ये कि क्या ये वास्तव में निरंतर रूप से तैयारी कर रहे हैं, क्या ये रेगुलर है ना। पहली बात आपको क्या करना है कि इनमें ये देखना है कि ये निरंतर कितनी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ये कि डेडिकेशन कितना है। डेडिकेशन का मतलब ये है, सीधी सी बात मैं कहूं कि केवल आप तो एक पॉइंट ध्यान रखिए कि इनमें से कितने दोस्त हैं जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और बाशर्ते इतना पढ़ रहे हैं जितना कि उस एग्जाम के लिए काफी होता है। यानी मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम है तो क्या ये 10 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, या किसी ऐसे एग्जाम की बात करें जो एग्जाम नजदीक है तो क्या उसके लिए पर्याप्त पढ़ रहे हैं। तो आपको केवल इन 10 दोस्तों को देखना है। इन 10 दोस्तों को देखने के बाद इनसे कहिए कि आपके जितने भी दोस्त हैं
उनको आप ऑब्जर्व करिए और देखिए कि उनमें से कितने लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तैयारी नाम मात्र की कर रहे हैं। नाम मात्र की समझते हैं आप, कि तैयारी करने चले गए, बोल रहे कि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यानी सब तैयारी का नाम ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में कौन कितना पढ़ रहा है इस बात को आपको देखना है। तो आप आपके जब 10 दोस्तों को कहेंगे तो ये 10 दोस्तों से कहेंगे, अगर प्रत्येक के 10-10 फ्रेंड भी होंगे तो 100 लोगों का डाटा आपके पास रहेगा। सर्वे कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है सर्वे। आपने आपके 10 दोस्तों से कहा, इन 10 दोस्तों ने 100 लोगों का आपके पास डाटा पहुंचा दिया। यकीन मानिए इस बात को देखकर आप इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे या फिर इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे कि आपका खुशी का लेवल भी या तो चरम उत्कर्ष पर पहुंच सकता है या आपका दुख का लेवल भी चरम उत्कर्ष पर पहुंच सकता है। डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसी सोच रख सकते हैं। जब आपके पास इन 100 लोगों का डाटा आएगा ना, डाटा का मतलब है सूचना कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूं कि इन 100 लोगों की सूचना में से, 100 लोगों के डाटा में से अधिकतम मैं बता सकता हूं कि 7 से 8 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो वास्तव में तैयारी करते हैं, जो वास्तव में उस एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं और रेगुलर पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आज तैयारी की और 10 दिन बाद फिर पढ़े, फिर 10 दिन छोड़े, फिर 10 दिन बाद पढ़े। ये तैयारी नहीं होती है। तैयारी का मतलब ये है कि स्थिति कैसी भी हो, जब तक मुझे लगता है कि वास्तव में मैं आज पढ़ सकता हूं और मैं अपने से झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी अगर पढ़ने की कंडीशन है, मैं पढ़ सकता हूं, अगर उस कंडीशन तक तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को अगर हम देखें तो इन 100 लोगों में से केवल 7 से 8% लोग ऐसे मिलेंगे जो वास्तव में उसकी तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 100% यहां पर छात्र थे। इन 100% छात्रों में से जब हमने देखा तो केवल 7 से 8% छात्र ऐसे मिले जो तैयारी कर रहे होते हैं। तो फॉर्म ये भी डालेंगे और कुछ ऐसे भी डालेंगे जो इनसे भी अलग है, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की, वह भी डालेंगे। कहने का मतलब आपको हो सकता है आपको लगेगा कि 1 लाख फॉर्म डाल रहे हैं, लेकिन 1 लाख लोगों का 7 से 8% आप देखेंगे तो लगभग केवल 7 से 8 हजार लोग ही होंगे जो केवल तैयारी कर रहे होंगे। तो कंपटीशन कितने लोगों का हुआ? यानी कि मानकर चलिए आप कि 93 से 94 हजार लोग तो बिना पढ़े ही दे रहे हैं, यानी बिना तैयारी से कह रहे हैं। एक दिन पढ़ना, 10 दिन नहीं पढ़ना, मैं इसे तैयारी नहीं मानता हूं, ऐसे सिलेक्शन होता भी नहीं है। तो 93 से 94 हजार अगर लोगों की बात करें तो ये तो बिना तैयारी से दे रहे। कहने का मतलब इनका सिलेक्शन होना नहीं है। अब कंपटीशन किनके बीच बचा? इन 7 से 8 हजार लोगों के बीच। जब 7 से 8 हजार लोगों के बीच बचा तो इससे आधी पोस्ट रहती ही है, यानी 3 से 4 हजार अगर पोस्ट है तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका सिलेक्शन होना तय है, यानी इनमें से आधों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि इन 7 से 8 हजार विद्यार्थियों में से अगर किसी ने ज्यादा अच्छे तरीके से, रेगुलर तरीके से तैयारी कर ली, यानी इन 7 से 8 हजार लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत रेगुलरिटी नहीं रख पाई, तो वो अपने आप अलग हो जाएंगे, और जो रेगुलर पढ़ते रहे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर आप मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से बातों को समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कहना मैं ये चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि वास्तविकता ये होती है कि हमें फॉर्म भले ही दिखे कि 15 लाख फॉर्म डले, 10 लाख फॉर्म डले, 20 लाख फॉर्म डले, लेकिन उसका केवल 7 से 8% विद्यार्थी ही ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मैं इतने स्पष्ट तरीके से कह सकता हूं कि वास्तव में आपको सिलेक्शन लेना है तो बस आपको 2 चीजें करनी है। पहला तो यह है कि कुछ भी हो जाए आपको रेगुलरिटी नहीं तोड़ना है ना। आपको किसी भी कंडीशन में रेगुलर रहना है, पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि छोटे छोटे टारगेट बनाना है। छोटे छोटे टारगेट बनाने से क्या होगा? पहली बात तो रेगुलरिटी नहीं टूटेगी। हमारे माइंड की एक छोटी सी आदत ये होती है कि इसे अगर आप बड़ा लक्ष्य देंगे ना तो ये, वैसे इसकी आदत है आलसीपन करने की, इसे आदत होती है कि यार मेरा ज्यादा उपयोग नहीं करे, है ना, ये ऐसे ही चलना चाहता है, इसकी आदत ही ये होती है। तो आप इसे छोटे टारगेट दीजिए। जब आप छोटे टारगेट देंगे ना तो इसे लगेगा यार मैंने टारगेट अचीव किया, इसके मन में एक अचीवमेंट वाला भाव आएगा। ये अपने आप बड़े टारगेट अचीव करने की सोचेगा। धीरे धीरे आपकी जो कमी थी वे कमी आपकी
मजबूती में बदलने लगी, स्ट्रेंथ में बदलने लगेगी। बस आपको करना क्या है, इन 7 से 8% विद्यार्थियों में आने के लिए मैं तो कहूँगा केवल इस एक चीज़ को ले आइए। अगर आप रेगुलरिटी को ला सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आप सिलेक्शन ले लेंगे, आप पटवारी बन जाएंगे, या जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम आपका निकलना 100% श्योर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसका डाटा दे दिया है, बस आपको रेगुलर पढ़ना है। रेगुलरिटी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मैंने कई बार इसके उदाहरण भी दिए थे कि एक वो जो कह सकते हैं बात चलती है ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। यानी बार बार रस्सी किसी पत्थर को अगर घिसती है तो उस पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है, जबकि पत्थर बड़ा ही कठोर होता है और रस्सी कितनी मुलायम होती है ना। ठीक इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से समझे तो आप रेगुलरिटी की ताकत समझ सकते हैं। चाहे वो कछुआ और खरगोश की कहानी क्यों ना हो, यानी भले ही कछुआ धीरे चल रहा है लेकिन रेगुलर चल रहा है। जब रेगुलर चलता रहेगा तो सीधी सी बात है कि वह यहाँ पर जीत हासिल ही करेगा, चाहे कैसी भी कंडीशन बन जाए। प्यारे साथियों, यहाँ तक होती है कुछ महत्वपूर्ण बातें सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन करवाना उद्देश्य होना चाहिए। आगे की ओर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। देखिए, सबसे पहले ये समझिए निर्वाचन आयोग का मतलब क्या है। तो जितने भी निर्वाचन होते हैं ये निर्वाचन करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये कार्य होता है निर्वाचन आयोग का। यानी हाल ही में आपने जो चुनाव देखे जिनमें आपने वोट दिया, कोई ना कोई तो संस्था होगी जो इनका चुनाव कराती होगी। अब चुनाव होता कैसे है इसके लिए भी कुछ ना कुछ बातें होगी। तो कहने का मतलब ये कि चुनाव कराने की जिसके पास जिम्मेदारी होती है उसे कहते हैं हम निर्वाचन आयोग। भारत में हमें 2 प्रकार से निर्वाचन आयोग देखते हैं। एक तो सेंट्रल लेवल पर, यानी जिसे हम कहते हैं भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका कार्य होता है उन चुनावों को कराना जो स्थानीय निकाय से संबंधित नहीं है। स्थानीय निकाय का मतलब होता है लोकल बॉडीज का। अगर हम बात करें, है ना, लोकल बॉडीज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर स्थानीय निकाय का मतलब होता है एक तो ग्राम स्तर से और एक होता है शहर स्तर से, है ना। यानी ग्राम पंचायत के चुनाव और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है वह जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। यानी सीधी सी बात ये समझिए कि 2 निर्वाचन आयोग हम देखेंगे, एक तो होता है भारत निर्वाचन आयोग, एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो जो आपकी पंचायत होती है, इन पंचायतों का या स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है, लोकल बॉडीज का जो चुनाव होता है, इसके चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। इसलिए हम पढ़ रहे हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 के अनुच्छेद 243 के इस आर्टिकल को मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं यहां से। प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 243 के में किसका यहां पर प्रावधान किया गया है, या राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में किस आर्टिकल में बतलाया गया है। तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 243 के। आर्टिकल 243 के कहता है कि साहब यहां पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होगी वह नियुक्ति होगी किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। आयुक्त शब्द हो सकता है ये भी आपके लिए नया हो। आयुक्त का मतलब ये समझिए कि जो आयोग है, इस आयोग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा उसे कहेंगे हम आयुक्त, या अध्यक्ष कौन होगा उसे कहेंगे हम आयुक्त। तो आर्टिकल 243 के ये कहता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। साथ ही अगर इसे हटाना है तो हटाने की क्या यहां पर योग्यता रहेगी, या किस तरीके से इसे हटाया जा सकता है, तो इसके बारे में भी हमारा निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग के आयुक्त को कैसे हटाना है, तो इसे हाई कोर्ट का मतलब है कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो कह सकते हैं विधि है, उसी के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। सीधी बात यह है कि पहला प्रश्न यह बन सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है, तो आर्टिकल 243 के। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। तीसरा, राज्य निर्वाचन आयुक्त को
किस तरीके से हटाया जा सकता है, तो ध्यान रखना हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसे हटाया जा सकता है। जिस तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी विधि से इसे हटाया जाता है। इसके साथ ही इसके संबंध में और भी बातें हैं, जैसे राज्यपाल जब मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त को यहां पर नियुक्त करते हैं या राज्य के निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करते हैं, तो जब नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्ति होने के बाद इनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी का मतलब होता है यहां पर अलाभकारी परिवर्तन। प्यारे साथियों, अलाभकारी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि इनके लिए ये सुविधाएं होंगी, है ना, कुछ सुविधाएं बता दी, कब, जब इनकी नियुक्ति होती है। अब नियुक्ति हो गई तो ये जो सुविधाएं है ना, इन सुविधाओं को कम नहीं किया जा सकता। ये भी बात हमारा आर्टिकल 243 के कहता है, यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उनकी सेवा शर्तों या लाभ में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, उनकी लाभ जो है उनको कम नहीं किया जा सकता। फिर आता है न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। ये क्या होता है, जैसे अभी हाल ही में चुनाव हुए तो यहां पर जो स्थान थे, इन स्थानों का आवंटन हुआ, चुनाव कैसे कराया जाएगा, कितनी उसमें कराया जाएगा, उसकी अवधि क्या रहेगी, कितने टाइम में होगा यहाँ पर, है ना, ये सभी चीजें बताई गई। तो ये सभी कार्य किसने किया, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने किया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होता है, स्थानों का आवंटन होता है, इन आवंटन होने के पश्चात इस बात को लेकर आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है कि इन मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है या न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फिर एक आर्टिकल है आर्टिकल 243J, जिसमें पंचायत लेखों का परीक्षण राज्य विधानमंडल करता है। यह आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बन सकता है कि पंचायत के लेखों का परीक्षण कौन करता है, राज्य विधानमंडल करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 243J। तो मेरे प्यारे साथियों, आज ये महत्वपूर्ण चीजें हमने देखी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे की चीजों में। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।